अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल, लेकर हाजिर हूं सियासत, जहां बात होती है आपसे जुड़े मुद्दों की। हम टटोलने की कोशिश करते हैं उन मुद्दों को जिन पर हावी है सियासत, वो सियासत जिसका सीधा सरोकार है आपसे, और हमारी कोशिश होती है उसके मायने आपको समझाने की। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ सियासत में। दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस आज साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। कुछ ही देर के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी। इसमें 40 गवाहों के बयान हैं। आरोपियों पर 9 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। तकरीबन 1000 पन्ने में दर्ज हुई इस चार्जशीट में आरोपियों के हर उस गुनाह को दर्ज किया गया जिससे वारदात के तमाम पहलुओं पर पूरी रोशनी पड़ सके। तो कुल मिलाकर 9 धाराएं, जिनमें लूट, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। 1000 पन्नों की ये चार्जशीट जिसमें 40 गवाहों के बयान दर्ज हैं। इनमें वो तमाम डॉक्टर्स शामिल हैं जिन्होंने पीड़ित का इलाज सफदरजंग में किया। पीड़ित का दोस्त, उसके परिवार के सदस्य, सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के डॉक्टर्स, वो एसडीएम जो बयान लेते वक्त मौजूद थी, वो पुलिस अधिकारी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, साथ ही वो लोग जिन्होंने बस की क्लीनिंग होते हुए देखा था आरोपियों को, उन लोगों के बयान भी इस चार्जशीट में दायर है। दिल्ली वसंत विहार गैंगरेप, जिसे लेकर काफी आक्रोश न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में देखा गया। पुलिस ने महज कुछ ही दिनों के भीतर, अमूमन ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन चंद दिनों के भीतर ही अब इस मामले में चार्जशीट पूरी तरह बनकर तैयार है, वो भी 1000 पन्नों की चार्जशीट। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट को पेश करने से पहले यह कह दिया था कि पुलिस जो है चार्जशीट तैयार करने के बाद पहले उसे ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट के पास भेजे। हाईकोर्ट के पास चार्जशीट की कॉपी दे दी गई है। अब यह चार्जशीट साकेत कोर्ट में पेश होनी है।
और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आर.के. रावत, जो इस वक्त साकेत कोर्ट के पास ही मौजूद है। आर.के. रावत, क्या कुछ जानकारी, कितना समय और चार्जशीट दायर करने में, कब ये पूरी कार्रवाई शुरू होगी? देखिए 2 से 2 बजे चार्जशीट दाखिल होनी थी। अब जो है लगभग 3:30 बजे के आसपास का समय है जो चार्जशीट पुलिस दाखिल करेगी। और पुलिस को जो चार्जशीट दाखिल करने की जो पूरी प्रक्रिया है, धारा सीआरपीसी की धारा 107 के तहत होती है, तो उसमें जो है ये 3:30 बजे आएंगे और अपना सारे चार्जशीट जो है वो लगभग ई चार्जशीट है इसको दाखिल करेगी 3:30 बजे के। जी बंदना। बिल्कुल, और जिस तरह से आर.के. रावत बता रहे हैं, अब से कुछ ही समय में जो है वो इसकी पेशी होगी। और लोगों की काफी इसे लेकर डिमांड थी कि जल्द से जल्द पुलिस जो है मामले में चार्जशीट पेश करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, और ऐसा मुमकिन हो भी रहा है। लेकिन कितनी जल्दी ये जो तमाम चीजें हैं जिस अंजाम तक केस को पहुंचाने की बात की जा रही थी वो होगा, ये कहना मुश्किल है। गैंगरेप मामले में कुछ ही देर में चार्जशीट दायर होगी और इस वक्त आर.के. रावत हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं साकेत कोर्ट के पास ही। आर.के. रावत, सुबह से ही काफी गहमा गहमी है। इससे पहले चार्जशीट को लेकर हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया था दिल्ली पुलिस को कि वो चार्जशीट की कॉपी साकेत कोर्ट से पहले हाईकोर्ट में सबमिट करे, वहां पर उस पर रिव्यू होगा, उसके बाद ये कॉपी जो है वो सबमिट होगी। क्या हाईकोर्ट के पास ये कॉपी सौंप दी गई है? जी बिल्कुल, इससे पहले जब ये चार्जशीट जब बनाई जा रही, लिखी जा रही थी, तो उस हाईकोर्ट ने जो है इस पर निर्देश दिए थे दिल्ली पुलिस को कि पहले जो है एक कॉपी जो है ये दिल्ली पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को दिखाई जाएगी। उसके बाद जो है हाईकोर्ट के किसी जज को इसको रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जो है ये चार्जशीट जो है पेश की जाएगी। तो इस समय छुट्टियां चल रही थी तो हाईकोर्ट के जज जो है मौजूद नहीं थे, इसके तो उनके घर पे जो है इस कॉपी को भेजा गया था, जिन्होंने इसको पूरा रिव्यू करके इन्होंने भेज दिया है, ताकि इसमें कोई खामियां अगर बच गई थी तो वो उन्होंने पूरी करके वहां से भेजी है। तो आज जो है सब तैयारी है पुलिस की और जो है ये चार्जशीट जो है वो 3:30 बजे के आसपास जो है दाखिल कर दी जाएगी। बिल्कुल, आर.के. रावत, चार्जशीट में क्या कुछ कोट किया गया है पुलिस की ओर से, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें जो भी दोषी लोग होंगे उन्हें बख्शने के मूड में ना पुलिस है, ना प्रशासन, ना सरकार, ना देश की जनता। तो पूरी तरह से पुलिस की तैयारी की उम्मीद की जा रही थी कि तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। क्या कुछ फिलहाल एक्सट्रैक्ट इस रिपोर्ट में, इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं? देखिए चार्जशीट में जो अभी तक जो चीजें की 9 धाराएं इसमें लगाई गई हैं, इसमें 9 धाराओं में 302, 307, 376 2G है। इसके अलावा जो गैंगरेप की धारा है, इसके अलावा 365 है जो किडनैप की धारा है, इसके अलावा 394 है और 397 है जो लूट और डकैती की धारा है, और इसमें 307 जो है जो जान से मारने की धारा है, और 201 जो है खंडित करने की, जो ये साक्ष्य मिटाने की धारा है, तो और 34 कॉमन इंटेंशन है। तो जो ये 9 धाराएं लगाई गई है, ये इन आरोपियों पे गुनाह सिद्ध करने के लिए काफी है। और जो एविडेंस है पुलिस के पास, इसमें लगा 30 से ज्यादा गवाह हैं, और 30 से ज्यादा गवाह के बाद जो है इसमें वो गवाह भी हैं जो गुड़गांव टोल प्लाजा के जो अधिकारी थे, जिन्होंने सबसे पहले इस लड़की को देखा था, वो जिन्होंने इस लड़की के ऊपर सबसे पहले चाल डाली थी, वो दो गवाह वो हैं। इसके बाद जो जब ये सबूत मिटाने के लिए बस को धो रहा था उस समय भी कुछ गवाह पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा जो है इसने लड़की के कपड़े जलाए थे, वहाँ भी कुछ गवाह हैं और वो एविडेंस हैं। इसके अलावा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जिन्होंने बस से और इसके हाथ से इसके नाखूनों से जो नमूने लिए थे, वो भी इनके पास गवाह हैं। तो लगभग पुलिस के पास पूरी तैयारी है और पुलिस ने पूरी एविडेंस जो इकट्ठे कर रखे हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट तक आ गई है इनके पास। जो उसकी नाखूनों से ब्लड सैंपल और उसकी जो खाल के जो सैंपल मिले वो पॉजिटिव आई है। तो पुलिस इस समय पूरी तरीके से मजबूत है और ये केस जो है ये बिल्कुल अपने अंजाम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जी वंदना। बिल्कुल आर.के. रावत, हालांकि लोगों का मानना था, उनकी लगातार डिमांड थी, इसे लेकर अब भी प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध कर रहे हैं। उनका कहना था कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ इस दौरान। बलात्कार के अगर आरोपियों के तौर पर देखें तो उसके लिए निर्धारित जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद है। अब जब हत्या की धारा इसमें लगी है, हत्या की कोशिश की धारा लगी है, तो उम्मीद करें कि ये फांसी की सजा भी हो सकती है इस मामले में। जी बिल्कुल, ये रेयरेस्ट एंड द रेयर केस की श्रेणी में जरूर आएगा, क्योंकि इसमें जो है ब्रूटली इसको मर्डर किया गया है। उसके साथ जो निर्दयता से जिस तरीके से इस लड़की के और लड़के के साथ जो व्यवहार किया गया, जिसके बाद इनकी लड़की की हत्या हो गई, तो रेयरेस्ट एंड द रेयर की श्रेणी में आएगा। और उसमें रेयरेस्ट एंड द रेयर की श्रेणी में जो भी केस आएगा वो फांसी की सजा का उसमें प्रावधान होता है, इसमें डेथ सेंटेंस का होता है।
और इस केस में जो जिस तरीके से लड़की को 2 से 3 घंटे तक घुमाया गया, उसके साथ जो प्रताड़ना दी गई, उसके साथ जो क्रुएल्टी दिखाई गई है इन आरोपियों की तरफ से, तो वो जरूर इस केस में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इनको फांसी दिलाने के लिए ये काफी है। जी वंदना। बिल्कुल, काफी बड़ा मुद्दा है और जैसा आर के रावत कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में जब ये आता है तो सोचना होगा और गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ना सिर्फ ये डिमांड अब पीड़ित के परिवार की है बल्कि खुद देश के लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कुकृत्य करने वालों को, ऐसा घृणित अपराध करने वालों को, ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। कम से कम जो उनकी सजा हो वो फांसी हो, इससे कम किसी भी चीज पर लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं होने वाले। और इस तरीके की तमाम अभी भी वारदातें जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है पुलिस की कार्यशैली को लेकर कि आखिर वो ऐसे मामलों में क्या कर रही है, कितनी संजीदा तरीके से कार्रवाई होती है, ये तमाम सवाल है। लेकिन उस बीच सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल दिल्ली वसंत विहार गैंगरेप पीड़ित के मामले में, जहां पर पुलिस अब से कुछ ही देर में चार्जशीट दायर करेगी। आर के रावत, आप इस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि अगर आज चार्जशीट दायर होती है, क्या कुछ इसके बाद की लीगल प्रोसेसिंग है? देखिए, जब चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद चार्ज फ्रेम करने का जो एक समय सीमा है वो 5 से 7 दिन की होगी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो समय सीमा है। चार्ज फ्रेम करने की 5 से 7 दिन की जो समय सीमा होगी वो होगी। इसके बाद जो है सरकारी गवाहों के इसमें बयान लिए जाएंगे, वो 10 से 15 दिन का इसका एक प्रोसेस होता है, उसमें सरकारी गवाहों को बयान लेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो दूसरे जो बचाव पक्ष के होंगे वो 3 से 5 दिन का समय उनका होगा। फिर जो लास्ट जो है फाइनल आर्गुमेंट होगा, और फाइनल आर्गुमेंट 2 से 3 दिन का होगा, तब जाके इसमें फैसला सुनाया जाएगा। इसमें जो फैसला जो है जो जिस तरीके से एविडेंस होंगे, जिस तरीके से गवाही की गई होगी और जिस तरीके से जो चार्जशीट फ्रेम की गई है उसके हिसाब से इसमें फैसला होगा और इनको ये मुमकिन है कि इसमें डेथ सेंटेंस इनको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आर के रावत, जिस तरीके से आपने बताया मामला काफी संगीन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। उम्मीद है देश को कि बहुत जल्द इस मामले में कोई फैसला होगा और फैसला जो है वो पीड़ित के परिवार के पक्ष में होगा। जैसा उनका मानना है कि फांसी की सजा कम से कम हो, इस तरीके की 9 धाराएं शामिल है जो इस बात की इजाजत देती है। वर्तमान जो आईपीसी है उसके मुताबिक हत्या और हत्या की कोशिश के इल्जाम में इस तरीके की सजा हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी इस मामले का नतीजा आता है। जिस तरीके से सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, जुडिशियल सिस्टम पर एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, एक पब्लिक प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, तो कब तक इस प्रेशर के नतीजे आते हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आर के रावत आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। इसी के साथ सियासत में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ के जवान किस तरह हिम्मत और जज्बे के साथ देश की सेवा करते हैं, कैसे रखते हैं देश और देशवासियों को सुरक्षित। हर मोर्चे पर तैनात रहने वाले देश के सिपाही विपरीत परिस्थितियों में हौसलों के साथ अपने कामों में जुटे रहते हैं। आइए अब देखते हैं सीआरपीएफ डीजी प्रणय सहाय से खास मुलाकात। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय, ये स्लोगन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ देश के 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, जिसकी आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका रहती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। 28 दिसंबर 1949 पर सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बना और इस बल ने इतिहास के गौरवशाली 73 साल पूरे कर लिए हैं। सेना के इस बड़े संगठन में 207 बटालियन शामिल हैं, जिसमें 2 महिला बटालियन भी शामिल हैं। सीआरपीएफ की देश की सुरक्षा के साथ साथ और भी कई भूमिकाएं हैं। ये बल राज्य सरकारों की आवश्यकता अनुसार उनके प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक भी कार्य करता है। बल का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा देश के आंतरिक हिस्सों में असामाजिक तत्वों से निपटना भी इसके प्रमुख कार्यों में से है। सीआरपीएफ के प्रमुख कार्य भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, वाम चरमपंथ से निपटना, मतदान के समय तनावग्रस्त इलाकों में बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था करना, अति विशिष्ट लोगों तथा स्थलों की सुरक्षा, पर्यावरण एवं जीवों का संरक्षण, युद्ध काल में आक्रमण से बचाव, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में शामिल होना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य करना। कानून व्यवस्था और उग्रवाद से काउंटर के अलावा आम चुनावों में भी सीआरपीएफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संसदीय चुनाव के दौरान सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इस बल के ऊपर देश भर के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी है और ये लोग उनकी सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश और कई नक्सल प्रभावित राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का भार इनके ऊपर है। इतना ही नहीं, देश की संसद की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं जाबाज जवानों के ऊपर है और संसद पर हुए हमले को कौन भूल सकता है, जब सीआरपीएफ के जाबाज जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के मंसूबों को विफल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो सीआरपीएफ के जवान किस तरह से काम करते हैं, कितनी जिम्मेदारी है और कैसे इन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और इसी मसले को लेकर खास बातचीत की सीआरपीएफ के डीजी प्रणव सहाय से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आर.के. रावत ने। देखिए उस बातचीत के कुछ खास अंश। हमारे साथ मौजूद हैं सीआरपीएफ के डीजी श्री प्रणय सहाय जी। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि सीआरपीएफ जो है देश में जो अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। डीजी साहब, कि देश में सीआरपीएफ की जो महती भूमिका है, अग्रणी भूमिका है सुरक्षा के उसमें, तो क्या कितनी महती भूमिका निभा रहा है सीआरपीएफ अपनी इस देश की सुरक्षा के लिए? आज की तारीख में सीआरपीएफ देश का मुख्य काउंटर इंसर्जेंसी बल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम लोग राज्य सरकारों की पुलिस के साथ मिलकर ऐसे एरियाज में काम कर रहे हैं जहां पर एक्सट्रीमिज्म अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इस बल का करीबन 38% अंश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में तैनात है, करीबन 33% जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है, करीबन 27 से 28% नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर तैनात है और करीबन 11-12% जो बाकी बचा है अन्य कामों में तैनात है। तो आज की तारीख में हमारी अग्रणी भूमिका जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में सबसे ज़्यादा बल की तैनाती। अक्सर नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की जो है मौत हो रही है, लगातार मौत की सूचनाएं सामने आ रही हैं, इसके लिए क्या अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं आप? ये बहुत दुख की बात है कि चूंकि लड़ाई है तो इसके अंदर कैजुअलिटी होना लाजमी है, क्योंकि फर्स्ट फोर्स है, हम लोग बलों के साथ मिलकर काम करते हैं और जो शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ, अपना श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ। इस साल करीबन हमारी 42-43 कैजुअलिटीज़ हुई है और हम लोगों ने करीबन आज तक इस वर्ष के अंदर करीबन 100 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। सिर्फ नक्सल क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ करीबन 50 मिलिटेंट्स को हम लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा है। बाकी क्षेत्रों के अंदर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट मिला के उसमें और करीबन 50 मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसलिए जो हमारी ऑपरेशनल मोमेंटम है हमने बनाए रखा है और ऐसे क्षेत्र से सुदूर
छत्तीसगढ़ के हों या झारखंड के हों या उड़ीसा के हों और बिहार के हों, जहाँ पर पहले कोई नहीं बल गया था, हम लोगों ने वहाँ के राज्य पुलिस के बल के साथ मिलकर काम किया है। उस एरिया को हमने क्लियर करवाया है, वहाँ पर अपने कैंप स्थापित कर पाए हैं। और चूंकि बलों के कैंप स्थापित होने के पश्चात बाकी जो सुरक्षा का वातावरण जो इम्प्रूव होता है, उसके अंदर जो सुधार होता है, उसके कारण और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हम लोग आरंभ कर पाते हैं। जैसे बहुत दूर सरंडा एरिया के अंदर भी, जो वेस्ट सिंहभूम के एरिया के अंदर हम लोग बहुत अंदर बलों को ले गए। उसके पश्चात वहाँ पर कई सारी, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहाँ के स्कूल्स के काम कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहाँ के अन्य दफ्तर जो काम कर रहे थे वो स्थापित हो चुके हैं। तो इस तरह हम लोग अपनी धीरे धीरे करके नक्सल क्षेत्रों के अंदर उनको लिबरेट कर, उनको हम लोग क्लियर करवा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे नॉर्मल सुधार के कार्यक्रमों को स्थापित करवा रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों के पास जो हथियार हैं और जो नक्सलियों के पास हथियार हैं, क्या हमारे हथियार जो है वो नक्सलियों के हथियार का सामना करने के लिए काफ़ी हैं? मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो हमारे पास हथियार हैं वो नक्सल की जो समस्या है, नक्सल की जो के पास हथियार हैं उसकी तुलना के अंदर बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं उससे। और सामने आज की तारीख में जो भी हमारे एनकाउंटर हो रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय तक आमने सामने की लड़ाई में नक्सल नहीं टिक पा रहे। हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। देश में नक्सलियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिए आपके क्या अतिरिक्त प्रयास हैं, किस तरीके के योजनाएं आप बना रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मानना है और सबको ये बात बताई जा रही है बार बार कि जो भी उस क्षेत्र के अंदर है सब लोग नक्सल नहीं है, उसमें साधारण मनुष्य भी है जो डर के कारण उनका साथ दे रहे हैं, डर के कारण हो सकता है हम लोगों को खबर नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है, उनको हम लोगों को उनका सुधार करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचाना है। और इस प्रक्रिया के अंदर हम लोग बहुत अंदर के क्षेत्र में जहाँ पर अन्य किसी प्रशासन के नहीं पकड़े, वहाँ पर हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम का काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग ऐसी चीज़ें वितरित करते हैं वहाँ के लोगों को जिससे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सुधार आ सके। जैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए हम लोग पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या पावर की सुविधा है वहाँ पर उसके अंदर हम लोग कुछ सुविधा कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके अलावा राज्य सरकार से ये अनुग्रह कर रहे हैं कि वहाँ पे जो रोड्स की कंडीशन है उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट करिए, जहाँ बिजली की दिक्कत है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करिए, वहाँ पे जो हेल्थ केयर की जो व्यवस्था है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करिए, ताकि हमारे रहने से उस इलाके का ओवरऑल सुधार किया जा सके। नक्सली संगठनों में इस समय युवाओं की भूमिका बहुत बढ़ रही है। पिछले लगातार समय से चाहे युवा लड़के हों लड़कियां हों, भूमिका बढ़ रही है, अपनी डिमांड भी रख रहे हैं सामने। इनसे निपटारे के लिए आप किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सरकार से किस तरीके से मदद की उम्मीद कर रहे हैं आप? इन सब क्षेत्रों के अंदर जो बहुत नक्सली प्रभावित जो जिले हैं और क्षेत्र हैं उसके अंदर एक प्रतिशत रखा गया है जिसके अंदर ऐसे लोगों को हम अपने बलों में आत्मसात कर सकें। और अभी भी निर्णय ये लिया जा चुका है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया चालू की जाएगी जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आज की जो प्रक्रिया है हमारी दूसरे जिसमें पहले से फॉर्म भर के उसको जमा करवाना पड़ता है वो प्रक्रिया नहीं रहेगी। वहाँ पर बोर्ड जाएगा और जो भी इस तरह की रिक्रूटमेंट रैलीज में आना चाहेगा उन सब बच्चों को हम लोग जो है उसके अंदर अपने यहाँ करने। इसके अलावा स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं हम लोग, और भी क्षेत्रों के अंदर चाहे सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं या और किसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग की, इस तरह से हम लोग वहाँ के जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और स्किल बिल्डिंग के अंदर वो अपने हुनर को और बढ़ाएं उसके अंदर, और जो हो सकेगा नौकरी के संबंध में वो भी हम लोगों ने उनका प्लेसमेंट करवाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है, आप इसको बनाए रखने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं? सीआरपीएफ के अंदर हम लोग जो है हर तरह के इंसेंटिव दे रहे हैं हमारे जवानों के अंदर, क्योंकि थ्रेट फैक्टर इसके अंदर बहुत है। तो हम लोग को उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो कोई अगर अघटन हो जाता है तो उसके परिवार को क्या मिलना है, ये पहले व्यवस्था और किसी बल में नहीं, ये पहली व्यवस्था इस बल ने करी है जिसके अंदर नेक्स्ट ऑफ किन के अलावा उसके माता पिता को भी हम लोग एक आर्थिक सहायता का अंश उसके माता पिता को भी देते हैं, ताकि कल को ये ना कह सके कि माता पिता को इस मामले में निगलेक्ट किया जा रहा है। सीआरपीएफ में महिला जवानों की जो संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, और महिलाओं की जो तैनाती है क्या इनको ऑपरेशंस में इनकी भूमिका है? आज की तारीख में सीआरपीएफ में 3 महिला बटालियंस हमारे पास हैं, फुल फ्लेज्ड बटालियंस हैं, और जो कोबरा की बटालियंस है उसके अंदर भी 1 यूनिट महिला के अंदर हमारी तैनात है। अगर बल संख्या का अनुपात में जाएंगे आप तो करीबन मैं समझता हूँ 2% जो है
का आंकड़ा अभी इस बल के अंदर महिलाओं का है, और मुझे कोई हिचक नहीं कहने के लिए कि इस आंकड़े को हमारे को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सामने 2 वर्षों में 2015 इस समय मार्च वगैरह तक हमारा जो अनुमान है, हम लोग यह प्रतिशत करीबन 5% तक ले जाएंगे। जवान जो है इस समय आपके देश की अलग अलग हिस्सों में जो है तैनात हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सल से जूझ रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनके लिए नया साल वहीं होगा, या फिर उनके लिए नया साल के लिए आप कुछ नया उनके लिए कुछ करने वाले हैं? मैं कल भी छत्तीसगढ़ गया हुआ था, तो मैंने इस बात की चर्चा की कि नए साल के लिए एक बल के लिए क्या प्रण होने चाहिए, तो हम लोग का हमारा जो प्रण यही है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में जो हम लोग तैनात है उसमें पूरे अपने दमखम के साथ जुटेंगे, और जो हमने एक गति पाई है नक्सलियों के विरुद्ध, उस गति को हम लोग बरकरार रखेंगे, बल्कि इसमें और इजाफा करेंगे, और जो हम लोगों के अचीवमेंट्स हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। और एक बात ये भी कही है, ये भी बात समझाई गई है कि हर एक आदमी जो उस क्षेत्र का है वो नक्सल नहीं है। हम लोगों को उन लोगों को अपने साथ आत्मसात करना है, पब्लिक रिलेशंस जो है वो ठीक रखना है, और कोई ऐसा काम न करें जिससे बल की बदनामी हो। सर, ये सीआरपीएफ में महिला जवानों की जो संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ ये महिला जवानें तैनात की गई? क्या ऑपरेशंस में इनकी भूमिका है? आज की तारीख में जो महिला इस बल में जो तैनात हैं, 3 हमारी पूरी बटालियन हैं, और आरएफ की रैपिड एक्शन बल जो है, द्रुतकारी बल जो है, उसकी हर एक बटालियन के साथ भी 1 यूनिट महिला का तैनात है। बल संख्या के हिसाब से अगर आप देखिए तो करीबन 2% बल की संख्या जो है महिला हैं उसके अंदर। डीआईजी स्तर तक की हमारे पास महिला हैं, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो हमारा डायरेक्शन है कि करीबन 2 सवा 2 साल के अंदर मार्च 2015 तक इन आंकड़ों को हम लोग करीबन बल संख्या जो महिलाओं की है उसको 5% तक ले जाएंगे। आपका नया साल का क्या प्रोग्राम है जी? आपका नया साल का क्या प्रोग्राम है? क्या यहीं या फिर जवानों के साथ कुछ नई योजना? अभी कुछ निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ, जवानों के साथ भी मुझे नया साल मनाना वो तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नया साल के जो प्रण दिए हैं उसमें बताया अभी आपको, इस बात की चर्चा करी। ये थे हमारे साथ सीआरपीएफ के डीजी श्री प्रणव सहाय जी, जिन्होंने हमसे जाना कि सीआरपीएफ की भूमिका जो है देश की आंतरिक सुरक्षा में कितनी है। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सफर जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली गैंगरेप मामले की, जिसमें कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर होनी है। कुछ ही देर के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी। इसमें 40 गवाहों के बयान दर्ज हैं। आरोपियों पर 9 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तकरीबन 1000 पन्ने में दर्ज हुई इस चार्जशीट में आरोपियों के हर उस गुनाह को दर्ज किया गया जिससे वारदात के तमाम पहलुओं पर पूरी रोशनी पड़ सके।
और लगातार इस बड़ी खबर पर आर के रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास मौजूद है। आर के रावत, कितना देर और इंतजार करना होगा चार्जशीट को दायर करने के लिए? कब ये पूरी प्रोसेसिंग शुरू होगी? क्योंकि सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपनी चार्जशीट दायर करे और आगे की क्या प्रक्रिया रहती है इसके बारे में लोगों को पता चले। देखिए, अभी लगभग आधे घंटे बाद जो है ये चार्जशीट दायर की जाएगी और उसके बाद जो प्रोसेस होगा, अभी चार्ज फ्रेम करने की तैयारी होगी जो लगभग 3 से 4 दिन की होगी। चार्ज फ्रेम करने के बाद जो जब इसके बाद फिर जो है गवाहों की, इसमें जो सरकारी गवाह है उनकी जो बयान लिए जाएंगे, तो वो लगभग 10 से 12 दिन का 15 दिन का पूरा एक टेन्योर है। उसके अलावा जो है फिर जो बचाव पक्ष के जो गवाह है वो उसे 2 से 3 दिन का उनका प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो है चार्ज जो फाइनल आर्गुमेंट है वो 3 से 5 दिन का, तो लगभग पूरा 1 महीना जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये वाला पूरा मामला चलने वाला है। और उसके बाद ही जब इसमें फाइनल डिसीजन होगा तो इसमें तभी 1 महीने बाद ही कुछ पता पड़ जाएगा। जी वंदना। बिल्कुल, तो 1 महीने का समय लग सकता है सच को सामने आने में, पूरी प्रक्रिया होने में, क्योंकि आरोप है। अब तक आरोप का सिद्ध होना जरूरी है, कानून ऐसा कहता है। हालांकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिन लोगों की पहचान हुई वही इस पूरे मामले में दोषी हैं, आरोपी हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत का संविधान, आईपीसी और कानून ये कहता है कि आरोप जो है उसे सिद्ध होना होगा, साबित होना होगा। और जो चार्जशीट पुलिस ने तैयार की है वो कुछ इसी हिसाब से की गई है कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई पॉइंट न छूट जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो इस पूरे केस में नजरअंदाज हो जाए। इसे देखते हुए 1000 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की गई है। आर के रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर के रावत, क्या क्या इस चार्जशीट में है जो मेन चीजें हैं जिन्हें कोट किया गया? क्योंकि 1000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने, ये शायद पहला ऐसा मामला होगा जिसमें महज चंद दिनों के अंदर 1000 पन्नों की चार्जशीट पुलिस दायर कर रही है। जी बिल्कुल, ये पहला ही मामला ऐसा है जो इतनी जल्दी, जो 1 हफ्ते के अंदर जो 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है तैयार की गई है। ई चार्जशीट है वो पेन ड्राइव में यहाँ लेके आएंगे और उनको जो है कोर्ट में उसको चार्जशीट को दायर किया जाएगा। इसमें जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या, कब कब हुआ, वो सब है। इसमें सारे आरोपियों के बयान हैं इसमें, और जो हर एक आरोपी, चाहे वो 6 आरोपियों के, उन्होंने क्या क्या किया, किसकी क्या भूमिका रही इस केस में, उन सबकी जो है पूरी डिटेल इसमें दी गई है। इसके अलावा साकेत का जो सेंट्रल स्टेज वाक मॉल है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी इसके साथ अटैच की गई है, ताकि ये पता लग सके कि उस दिन ये दोनों बच्चे यहाँ से निकले हैं और उसके बाद यहाँ तक गए। तो पूरी पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है और इसमें पुलिस के पास कोई शक और शुबह नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर धर्मेंद्र कुमार है, उन्होंने भी चार्जशीट को पूरी तरीके से पढ़ा था। उसके बाद ही हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट के जज के पास इसको भेजा गया था, ताकि किसी तरीके की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, कोई खामी बाकी ना रहे। जब वहां से इसका रिव्यू हो गया उसके बाद ही चार्जशीट जो है आज थोड़ी देर में दाखिल होने वाली है। जी वंदना। बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में चार्जशीट दाखिल होगी और इसमें 40 गवाहों के बयान दर्ज हैं, जिनमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो इस पूरे 16 दिसंबर के बाद से, जब तक पीड़िता जीवित रही उस दौरान उसके आसपास मौजूद थे, इस केस से किसी न किसी तरह उनका ताल्लुक है। उन तमाम लोगों के बयान इस चार्जशीट में दर्ज है। आर के रावत, आज इसी संदर्भ में भारत बंद का ऐलान किया गया है, ब्लैक डे का ऐलान किया गया है। आप लगातार इस मामले की कवरेज करते आए हैं, इस बड़ी खबर के हर एक पहलू को आपने टटोला है और लोगों तक पहुंचाया भी है। किस तरीके का माहौल आज के दिन खास तौर पर दिख रहा है? एक तरफ चार्जशीट दायर होनी है और दूसरी तरफ ब्लैक डे मनाया जा रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। जी बिल्कुल वंदना, देश भर में इस समय जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार जो है आंदोलन हो रहे हैं, हर तबके के लोग जो है सड़कों पे हैं, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर आउटर का इलाका हो या फिर एनसीआर का इलाका हो या देश में कोई भी स्टेट हो, वहाँ सभी जगह लगभग जो है चाहे मोमबत्ती लेके प्रदर्शन कर रहे हो या फिर बैनर पोस्टर लगा के, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ये जो इस समय जो आज ब्लैक डे मनाने की बात चल रही थी, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। लोगों का प्रदर्शन जारी है और यहाँ साकेत कोर्ट में जो वकीलों ने जो अभी कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम कोई भी साकेत कोर्ट का जो वकील है वो इन आरोपियों की वकालत के लिए कोई भी नहीं करेगा। इसके अब लेकिन इसमें जो व्यवस्था होती है, आरोपी जो है सीआरपीसी की धारा 303 में जो है वो अपना वकील रखने की बात कर सकता है। अगर वो सामर्थ्य नहीं तो धारा 304 कहता है सरकार उसको एक सरकारी वकील मुहैया करवा के देगी। तो ये व्यवस्था है सरकार को, अगर साकेत कोर्ट का कोई भी वकील उनके केस को नहीं लड़ता है तो सरकार जो है सरकारी वकील जो है इनको मुहैया करवाया जाएगा। तो देश भर में अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो इसमें आंदोलन की स्थिति है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार और ये प्रोटेस्ट ही सरकार पे लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इस केस को इस अंजाम तक जब तक नहीं पहुंच पाता, जब तक कि ये लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी वंदना।
बिल्कुल, तभी तक लोगों का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये मामला अपने आप अंजाम तक नहीं पहुंचता। और सरकार के ऊपर जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं, ये दबाव जनता का है, उसकी भावनाओं का है, उसकी उम्मीदों का है, उसकी डिमांड्स का है, क्योंकि लगातार अब भी कई लोग हैं जो पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन अब तक किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हुआ। सरकार की ओर से, उनके प्रतिनिधियों की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से लोग अब भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी मामले में आरोपियों को बख्शा ना जाए। ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता के साथ बड़ा कड़ा रुख पुलिस अख्तियार करे, बड़ा कला कानून जो है वो बनाया जा रहा है। इस तरीके की तमाम चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। आर.के. रावत लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। आर.के. रावत, खासकर जंतर मंतर की बात करें, दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें तो अभी भी 10 दिन 15 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। वो उनका वो विश्वास ही नहीं कर रहे। पुलिस चार्जशीट दायर कर दे, सरकार कोई कमिटमेंट कर दे, वो इस पर यकीन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि नतीजे जब तक सामने नहीं होंगे, आरोपियों को जब तक फांसी नहीं होगी, तब तक यहां से हटने का कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल वंदना, ये पिछले 16 दिन या 18 दिन की बात नहीं है, पिछले कई 100 सालों की कुंठा है, पिछले कई दशकों की कुंठा है जो लड़कियों के मन में, जो कोई भी लड़की अगर घर से ऑफिस के लिए निकल रही है, स्कूल के निकल रही है, दफ्तर के लिए निकल रही है, कहीं भी जा रही है तो वो उसके साथ मोलेस्टेशन की 2 से 3 घटनाएं पर डे हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुंठा जो है पिछले काफी समय से उनके दिलों में थी, उनके भरी हुई थी, जो इस रूप में सामने आई है कि वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब जो है आगाज हुआ है तो अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति अब हो चुकी है कि कोई भी लड़की अब नहीं चाहती कि उसके साथ रोज 2-4 होना पड़े, उसे मोलेस्टेशन से रोज टीजिंग का शिकार होना पड़े और उसके साथ रात के अंधेरे में उसका कोई छेड़खानी करे, रेप जैसी घटनाएं हो। तो अब जो है आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो लोग हैं इस समय सड़कों पे हैं और वो चाह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति ना हो कि इस लड़की के साथ जो हुआ वो उनके साथ हो। तो अब हर कोई पहल कर रहा है और ये अच्छा भी है, एक जागरूक हुए हैं लोग और इसमें जो आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि सरकार पे भी दबाव बनाए। उसी के बाद सरकारी प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया हो, चाहे वो जस्टिस वर्मा कमेटी की बनाने की प्रक्रिया हो, उसकी रिपोर्ट देने की प्रक्रिया हो, या और भी लड़कियों के को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की हो, या फिर इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो सरकार ने महिलाओं के लिए की हैं। तो ये इससे पहले क्यों नहीं हुई, ये इसीलिए अब लोग सड़कों पे, उन्हें पता है कि इसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, लंबा टाइम फ्रेम है, इसमें जो है 2 से 3 महीने लगेंगे इनको फांसी देने में। उसके बाद वो ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, वहां से भी 3 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद प्ली जो है, डेथ प्ली जो है राष्ट्रपति के पास जाएगी, गृह मंत्रालय जाएगी, वहां से भी टाइम लगेगा। लेकिन वो फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि हम लोग प्रदर्शन जब तक करते रहेंगे जब तक ये दोषियों को फांसी तक नहीं पहुंचा दिया जाता। लेकिन अब इस तरीके से हल्ला से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन वो फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। उन्हें यही लगता है कि अगर हम रुक गए तो ये सारी प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, और वो बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। जी वंदना। बिल्कुल, शायद विश्वास नहीं है, उतना यकीन नहीं है जितना होना चाहिए था, जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी। इसी वजह से लोग अब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर.के. रावत बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत बंद की, इसी मसले पर ब्लैक डे की। दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की चिता तो ठंडी हो गई, अपने पीछे छोड़ गई एक तपिश की ज्वाला जो लोगों के दिलों में सुलग रही है। कानून में बदलाव और जल्द इंसाफ की मांग में आज युवाओं ने भारत बंद और ब्लैक डे का ऐलान किया। दिन रात लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कई महिला संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन भी किया गया है। अपने लिए एक अंधेरा चुन लेते हैं, फिर किसी नाटक के पात्र की तरह सरकार की बातें सुन लेते हैं। हम जानते हैं अब मौन से काम नहीं चलेगा। कल परसों नर्सों से नहीं, अभी से वक्त आ गया है जब हमारे देश में बदलाव की जरूरत है। दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की चिता तो ठंडी हो गई, पर अपने पीछे छोड़ गई एक तपिश की ज्वाला जो लोगों के दिलों में सुलग रही है। कानून में बदलाव और जल्द इंसाफ की मांग में आज युवाओं ने भारत बंद और ब्लैक डे का ऐलान किया है। दिन रात जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कई महिला संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी इस घटना का गुस्सा अपने ढंग से जाहिर करने में लगी है। जहां शीला दीक्षित ने महिला सुरक्षा सम्मान मार्च निकाला, वहीं जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग
एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। भले ही भारत की बहादुर बेटी सबको छोड़कर चली गई, पर उसके जाने के बाद से देश की ठिठुरी हड्डियों में एक नई जान आ गई है। लोगों को अब इंसाफ चाहिए और एक नया कानून। चैनल 1 न्यूज के साथ सैयद अली की रिपोर्ट। तो लगातार इस खबर को लेकर हर तरफ विरोध है, हर तरफ नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर कि आखिर क्यों इतना समय लगा रही है सरकार, जबकि भारत में कानून है, एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार उनकी बातों को, पुलिस उनकी बातों को, प्रशासन उनकी बातों को और इस देश का सिस्टम उनकी चीजों को, उनकी भावनाओं को समझने में नाकाम है। उनका कहना है कि सिलसिला तब तक चलेगा विरोध प्रदर्शन का जब तक वाकई में फांसी नहीं हो जाती इस मामले के आरोपियों को। कब क्या हुआ ये हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 16 दिसंबर को दोनों को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पीड़ित और उसके दोस्त दोनों को की। 16 दिसंबर को ही पीड़ित छात्रा का पहला ऑपरेशन हुआ। पुलिस ने केस भी दर्ज किया। 17 दिसंबर पीड़ित छात्रा की हालत नाजुक बनाई गई, वेंटिलेटर पर उसे रखा गया। गैंगरेप केस की संसद में गूंज भी हुई और फांसी की मांग भी कई सांसदों ने की। इसी दिन वसंत विहार थाने के बाहर जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और कहा कि ऐसे मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। 17 दिसंबर को रेप में इस्तेमाल हुई चार्टर्ड बस बरामद की गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने किसी तरह यह बस बरामद की। 17 दिसंबर को ही बस की फॉरेंसिक जांच में खून के धब्बे मिले। इसी दिन बलात्कार के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 18 दिसंबर को जब मेडिकल बुलेटिन छात्रा का जारी हुआ तो ये बात सामने आई कि उसकी हालत अब और ज्यादा बिगड़ रही है। 18 दिसंबर को ही संसद में हंगामा तो हुआ कि इस मसले पर सड़कों पर भी प्रदर्शन हुआ। लोग घरों से बाहर निकलकर इंडिया गेट और आसपास के इलाके में प्रदर्शन करते नजर आए। गृह मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को आश्वासन देने का काम तो जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। इसी दिन सोनिया गांधी अस्पताल में पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंची। 19 दिसंबर क्योंकि हालत में सुधार नहीं था, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए दूसरा ऑपरेशन किया गया। छात्रा की पूरी आंत काटकर निकाल ली गई। दिल्ली समेत देश भर में इस दौरान प्रदर्शनों का यह दौर जारी रहा। 19 दिसंबर आते आते जो हालात है वो और ज्यादा काबू से बाहर होने लगे। 19 दिसंबर को इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। 29 दिसंबर गैंगरेप पीड़ित की भारतीय समय के मुताबिक 2:15 पर सुबह के वक्त सिंगापुर में मौत हुई। और लगातार इस खबर पर आर के रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आर के रावत, एक लंबा सिलसिला रहा इस पूरी घटना का, क्योंकि इससे पहले भी कई बलात्कार के मामले सामने आए और उसके बाद भी आ रखे हैं, लेकिन यह एक ऐसा मामला था जिसने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में एक हलचल सी पैदा कर दी। सियासत में एक गहमा-गहमी इस मसले को लेकर हो गई। इस हादसे के बाद से शायद अब तक दिल्ली में बल्कि देश में कहना चाहिए कि कोई नहीं है जो इससे उभर पाया है। सभी को इस बात का इंतजार है कि आरोपियों को फांसी हो। लोग जो हैं, जैसा आपने कहा कि ये कोई एक दिन का दर्द नहीं था, ये सालों की कुंठा थी। सदियों से शायद वो इसे झेलते आ रहे थे, लेकिन अब और ज्यादा नहीं झेलना चाहते। आपने इंडिया गेट पर इसकी कवरेज की, राजपथ पर आप लोगों ने देखा, तस्वीरें आपने चैनल 1 न्यूज के माध्यम से लोगों के सामने रखी। किस तरीके से आप इसे कंक्लूड करेंगे? 16 दिसंबर से जो सिलसिला शुरू हुआ अब तक क्या कुछ आपको डेवलपमेंट दिखती है आपके स्तर से? देखिए, 16 तारीख की रात को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जब इस लड़की को हॉस्पिटल लाया गया और लड़की को हॉस्पिटल लाने के बाद जो इसकी हालत जब डॉक्टरों ने देखी और जो मीडिया तक बातें पहुंची, तो उसको देख के डॉक्टर भी हतप्रभ थे कि कैसी हालत है इसकी। और ऐसी बुरी हालत में इस लड़की को 1-1.5 घंटा जो है सड़क पे ठंड में पड़ा रहा। फिर उसके बाद उसको लेके आए और उसकी जब वहाँ जो इलाज शुरू किया गया तो उसके हिम्मत जो है देखने लायक थी। जो पहला मेडिकल बुलेटिन जब 3 दिन बाद जो है डॉक्टर ने जो जारी किया तो उसमें उनका सबसे पहला उन्होंने डॉक्टर अथानी ने यही कहा था कि इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा केस नहीं देखा कि किसी मरीज ने इतनी हिम्मत दिखाई हो अपने जीवन के प्रति। उसके जीवन की जो जीवटता थी वो बहुत मजबूत थी। और वो लड़की जो है जब तीसरे दिन उसने कहा था
था कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, तो वो जो शब्द थे वो डॉक्टर ही नहीं, वो लोगों के ही नहीं और पुलिस के और हर स्तर के लोगों के दिल को छू गए थे। और हम लोगों ने भी फिर उसी समय डिसाइड कर लिया था कि जो लोग सड़कों पे उतरे हैं वो अपनी एक अलग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मीडिया के जो लोग हैं हम उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़ेंगे। हम आज भी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम फिर उसके लिए खड़े हैं। कभी हम जंतर मंतर पे खड़े हुए, कभी हम इंडिया गेट पे खड़े हुए, कभी हमने भी लाठियां खाई, वहां हमने भी अपने पत्थर सहे, लेकिन हम उसके लिए ही लड़ते रहे। कुछ लोगों पुलिस पे लाठियां उन लोगों ने बजाई, कभी लोगों के पत्थर हम पे भी लगे। तो ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो है अटैचमेंट का मामला है। ऐसा लगा कि वो बच्ची जो है वो हमारी है, आसपास की बच्ची, हमारे ही घर की कोई बच्ची है, उससे हम लोग इतना जुड़ गए थे। इस पूरे 18-19 दिन के प्रोसेस में जिस दिन उसकी मौत हुई तो उस दिन मेरा भी गला भरा आया था और मेरा भी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैंने हमेशा उसके लिए यही दुआ की थी कि वो लड़की बची रहे और ताकि वो अपना जीवन देख सके। उस 23 साल की उम्र में उसने अभी तक क्या देखा था। तो अभी तक पूरे जो 18-19 दिन का जो ये पूरा रहा है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज देखने को मिली वो एक जीवटता थी लोगों की, जो उसके साथ जो अटैच हो गए। क्योंकि हमारे देश की विडंबना ही है कि लोग आपस में कितना लड़ते हो, कितना मरते हो, लेकिन जब कोई ऐसी कोई स्थिति आती है तो लोग एकजुट जाते हैं। और ये एकजुटता ही हमारे देश का जो सबसे बड़े संस्कार वाली बात दिखती है। और वहीं पे आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 1000 ही नहीं, लाख ही नहीं, करोड़ों लोग जो है इस लड़की के प्रति संवेदना रखे हुए हैं। और लोग सड़कों पे हैं, अपना काम छोड़ के, घर छोड़ के, अपने स्कूल छोड़ के सड़कों पे इस लड़की के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ इसी बात के लिए कि वो लड़की तो चली गई, लेकिन उसकी मौत का बोझ जो हमारे कंधों पे है वो हम उठा सकें और उसको जो है न्याय दिलवा सकें और दोषियों को जो है फांसी की सजा हो। जी वंदना। बिल्कुल आर के रावत, जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर करती हैं कि बहुत ज्यादा पेन जो है लोग इसका महसूस कर रहे हैं। आर के रावत बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी इस मसले पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा दर्द है पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए, लेकिन लगातार इसी पर हम लोग की चर्चा जारी है क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस जो है वो साकेत कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। इसी बीच फिलहाल एक अहम खबर आ रही है क्रिकेट से जुड़ी हुई। यहाँ भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर जो है वो टीम इंडिया को दिया है। हालांकि स्कोर जो है वो 250 का है, लेकिन बड़ा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हाल की सीरीज में टीम इंडिया ऐसे स्कोर को चेज कर पाने में भी बहुत ज्यादा सक्सीड करती हुई नहीं दिखी है। कोलकाता में जीत जरूरी है क्योंकि बदला लेना होगा पहली हार का, कम से कम बराबरी करनी होगी। जीत जो है टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीत पाती है या नहीं जीत पाती ये बड़ा सवाल है क्योंकि 251 का जो टारगेट है वो टीम इंडिया के आगे है। लेकिन क्या 251 चेज कर पाने में टीम इंडिया इतनी काबिल है कि वो आज की तारीख में ऐसा कर सकती है, जबकि पिछले तमाम मैचेस में प्रदर्शन रहा है जो वो बहुत खास नहीं रहा। जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी टीम इंडिया से वो लेवल नहीं देखने को मिला। तो क्या अब पाकिस्तान के 250 के स्कोर का इंडिया मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि खेल प्रेमियों के लिए भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही रोमांचक रहा है, हमेशा से ही दिलचस्प रहा और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस मैच को लेकर दिखती है। कोलकाता के ईडन गार्डन पर पाकिस्तान ने दिया है इंडिया को चैलेंज है 250 के स्कोर को चेज करने का। तो 251 रन का लक्ष्य है, पर क्या टीम इंडिया इस लक्ष्य को भेद पाने में कामयाब होगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी की टैक्टिस चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? क्योंकि ईडन का इतिहास तो ये बताता है कि भारत यहां पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं जीत पाया, पर इतिहास बदल भी सकता है और खुद को दोहरा भी सकता है। चांसेस किस चीज के ज्यादा है ये मैच के साथ पता चलेगा। टीम इंडिया के पास जो स्कोर है फिलहाल वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में टीम इंडिया ऐसे स्कोर्स को चेज कर पाने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं नजर आई। तो भारत पाकिस्तान कोलकाता वनडे सीरीज की बात हो रही है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो 250 पर ऑल आउट है। टीम इंडिया ने फील्डिंग अच्छी की, जो अपनी पारी थी उसमें अपनी परफॉर्मेंस में यहां जो कंट्रोल करने वाली बात है 250 रन जो है पाकिस्तान को मौका मिला बनाने का। पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 250 पे ऑल आउट है, लेकिन क्या जवाब में भारतीय बल्लेबाज अपना जो दमखम है वो दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? गेंदबाज जो है वो फिरकी का जादू दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? ये कुछ इस तरीके के सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। ईडन की हिस्ट्री बताती है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया में मैच हुआ है इस मैदान पर तो पाकिस्तान को जीत मिली है। तो इतिहास खुद को दोहराता है या इस बार बदल जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। एक्सपर्ट्स बेशक ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद
पाकिस्तान ही यहां पर एक बार फिर से विनिंग कैपेसिटी में नजर आएगा, विनिंग साइड पर नजर आएगा। लेकिन टीम इंडिया लूज करती है या विन करती है, कितना चेस कर पाती है, डिफरेंस कितना होगा, ये इस वक्त सभी के जहन में है। टीम इंडिया के हालांकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले के मैचेस में वो बहुत ज्यादा अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी इस सीरीज में, बल्कि पिछले एक साल के दौरान अगर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बातें की जाए तो शायद वो उतनी बेहतरीन नहीं रही जितना होना चाहिए था। जिस तरीके की स्कोर्स की बात की जा रही थी, उतना बड़ा भी टीम इंडिया के लिए टारगेट नहीं है 250 का कि वो उसे चेस ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं भी कोई गलती होती है, कोई चूक होती है, कुछ सिली मिस्टेक्स होती है तो टीम इंडिया को इस बार ये गलतियां भारी पड़ सकती हैं। तो कोलकाता में जीत जरूरी है और जीत इसलिए जरूरी है ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये रोमांचक मैच है और इसमें 250 का टारगेट फिलहाल दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत को 251 रन बनाने होंगे। टीम इंडिया को वो बना पाती है या नहीं, ये एक बड़ा दिलचस्प होगा इस मैच को देखना, क्योंकि भारतीय क्रिकेट प्रेमी हो, पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी हो या फिर तमाम दुनिया भर के जो क्रिकेट के फैंस हैं वो लोग हो, उनके लिए भी कुछ मैचेस हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं। और इनमें से एक स्पेशल मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का कॉम्बिनेशन है। इंडिया के पास फिलहाल जो टारगेट है वो 251 का है, 250 को चेस करना है। पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 250 पर ऑल आउट है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी जुड़ रहे हैं। विपिन जी, क्या 250 का टारगेट टीम इंडिया के लिए यहां पर बड़ा हो गया है चेस करना, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं रही। ऊपर से ईडन की जो हिस्ट्री है वो ये भी कहती है कि पाकिस्तान यहां पर विनिंग पोजीशन पर ज्यादा है। उसका रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि अगर जीत होगी तो पाकिस्तान की होनी चाहिए। विपिन जी, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? हाँ बताइए जी विपिन जी, टीम इंडिया के लिए जो टारगेट मिला है 250 रन का, आपको लगता है कि चेस कर पाने में इंडियंस कामयाब होंगे? नहीं, बहुत ही शानदार कमबैक किया इंडिया ने। शुरू में ये लग रहा था कि करीब 315 रन मेरे ख्याल से बोर्ड पे होंगे पाक जब चेज करेगी इंडिया। और इंडिया के पास सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया को हमेशा अपनी बैटिंग पर भरोसा है। इंडिया मैच जीतेगी तो अपनी शानदार बैटिंग लाइन की वजह से जीतेगी। बहुत से मैच जिताऊ खिलाड़ी हैं इस टीम में और कोई भी एक दो खिलाड़ी अगर बढ़िया इनिंग खेल लें तो भारत के लिए ये 250 का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। वैसे भी अब वनडे के जो मैचेज हैं, जो 50-50 ओवर्स के जो मैचेज हैं, वो 250 उसमें बहुत बड़ा स्कोर अब रह नहीं गया, क्योंकि जब से 2020 शुरू हुआ है तो उसी में 150-200 तक स्कोर जो है 20 मैचेज में आदत पड़ गई है खिलाड़ियों को बनाने की। तो 50 ओवर के मैच में जो है मैं कहूँगा कि 250 रन का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, जो विविधता है उसमें, जो उनके स्पिनर्स हैं और उमर गुल और इरफान जैसे जो उनके फास्ट बॉलर हैं जो बेहतरीन बॉल कर रहे हैं इस वक्त, तो ये जो है थोड़ा मुझको लगता है कि जो विविधता है पाकिस्तान की बॉलिंग में, और उनके पास जो है हफीज़ और एक ऑलराउंडर के तौर पर हैं जो कि 10 ओवर करते हैं मैचों में। तो इस तरह पाकिस्तान का मुझे लग रहा है कि जो बॉलिंग अटैक है वो कहीं बेहतर है, वो ज़्यादा मुश्किल में डालेगा भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि ओपनिंग जो भारत के गंभीर और ब्रेन सहवाग में एक को लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। अगर इन दोनों के फिर से एक बार नहीं चले तो मुश्किल में भारत पड़ सकता है। तो ये ज़रूर है कि पिछले अगर हम मैच देखें तो धोनी ने जो वापसी की है, धोनी ने शानदार शतक बनाया है, वो शायद धोनी के एक फॉर्म में लौटने की बात भी है। और धोनी के अलावा अगर युवराज जो है वो T20 में एक शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो कुल मिला के बैटिंग पर अब सारा दौर मदार है कि जो बैटिंग की हम बार बार चर्चा करते हैं, जिस विस्फोटक बैटिंग की हम बात करते हैं, क्या वो इस मैच में भारत को एक बराबरी ला पाएगी, और क्या ये जो है ये मैच बराबरी के बाद क्या एक निर्णायक मैच भारत जब खेलेगा तो इस जीत के बाद जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो 70% मैच जो है भारत के पक्ष में है। और जी 30 विपिन जी, ईडन गार्डन का इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर अभी भी जीतने के। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है हमेशा। देखिए 3 मैच जरूर हुए, उनमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन ये क्रिकेट का मैच है और इसमें ईडन गार्डन और कोई टोटके और किसी तरह का इस तरह भविष्यवाणी का कोई बहुत मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण बात होती है कि उस दिन कौन टीम बेहतर खेल रही है। और अगर लगातार पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं तो उसमें एक ये भी संभावना है जो कहते हैं कि
रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अगर वो लगातार 3 मैच जीती है तो चौथा मैच वो हार सकती है, तो इसकी संभावना ज्यादा है। मैं यही कहूंगा जैसे हेड टेल में होता है कि अगर लगातार 3 टेल आते हैं तो ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि फिर हेड आ जाए। तो अमूमन जो है इस तरह दोनों तरह की बातें हो सकती हैं कि पाकिस्तान को जो है हम ये कह सकते हैं कि वो लगातार 3 मैच जीता है तो ये मैच भी जीतना उनके पक्ष में जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि लगातार 3 मैच पहले ही जीत चुका है तो ये मैच जीतना उनके लिए मुश्किल होगा रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो ये सब कयास है, आज का दिन देखना पड़ेगा ये कौन जो है भारत की बल्लेबाजी। अब जो है एक इनिंग हो चुकी है, पाकिस्तान मैच खेल चुका है, अब देखना यह है कि भारतीय बल्लेबाजी किस तरह से पाकिस्तानी अटैक का जो है मुकाबला करते हैं, किस तरह से जो विस्फोटक बल्लेबाजी है भारत की, जो मशहूर बल्लेबाजी है और जो बल्लेबाजी के नाम पर भारतीय टीम जो है तमाम बड़े बड़े मैच जीतती आ रही है, वो आज कैसा प्रदर्शन करती है। और दारोमदार रहेगा कि ओपनर्स एक कम से कम गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग एक बड़ी पारी खेले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आखिरकार खेल है और खेल में तमाम संभावनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दिन किसका है आज ये देखना होगा, भारत का या पाकिस्तान का। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस इंतजार में हैं कि कुछ खास, कुछ रोमांचक देखने को मिले। विपिन जी, क्या एक्सपेक्टेड है? भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ज्यादा, जैसा आपने कहा कि धोनी तो फॉर्म में वापस आए हैं, लेकिन कई लोग हैं जो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। आज के दिन अगर दाव लगाने की बात हो तो आपको क्या लगता है, कौन सा प्लेयर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से उभर कर आ सकता है? जैसे विराट कोहली को, मुझे लगता है कि विराट कोहली को अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जो है वनडे के बहुत ही शानदार खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं इस साल के, और नंबर 2 उनका रैंकिंग है दुनिया के अंदर। तो विराट कोहली जो है एक बेहतरीन खिलाड़ी है वनडे के, और अभी तक मैं कहूंगा कि साल के अंत में थोड़ा वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, अदरवाइज उन्होंने पूरे साल में उनका जो है शानदार प्रदर्शन रहा है। 1 डाउन के बहुत ही शानदार बल्लेबाज है विराट कोहली, और मुझे लगता है कि विराट कोहली आज जो है एक भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत में इस समय जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो रोहित शर्मा की जगह रवींद्र जडेजा ने जो लाए गए, तो उन्होंने कहीं जो है बॉलिंग को एक धार दे दी, और 10 ओवर रवींद्र जडेजा ने बॉलिंग की और 4 से कम का उन्होंने जो है एवरेज दिया, उन्होंने दिया 3 विकेट चटकाए। अगर पिछले मैच में जो है किस तरह से 10 ओवर के लिए धोनी को खत्म करने मुश्किल पड़ गए थे कि जो पार्ट टाइम बॉलर्स थे वो चल नहीं पा रहे थे, पिट रहे थे बुरी तरह से, और जो है उनके जो फुल टाइम बॉलर्स 40 ओवर ही कर सकते थे। लेकिन रवींद्र जडेजा के आने से ये जरूर हुआ कि आज जो है बॉलिंग अटैक में एक विविधता आ गई, और बॉलिंग अटैक में ये नहीं हुआ कि आपके डिंडा के 3 ओवर बाकी थे, इसके अलावा जो है उमेश कुमार के जो है उसके एक ओवर उनका बचा हुआ था। तो कुल मिला के जो बॉलिंग अटैक था वो उसमें थोड़ा सा विविधता आई, और बाद में जिस तरह से प्रेशर में डाला भारत ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, वो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त था कि 250 का अब टारगेट है। और मुझे ये लग रहा है कि जो अब जो है शुरुआत में एक बैट्समैन जरूर टिकना चाहिए, उसके बाद विराट कोहली से उम्मीद है कि वो लंबी इनिंग खेले, और उसके बाद आपके देखिए कि रैना भी आपका बढ़िया फॉर्म में है, युवराज बढ़िया फॉर्म में है, रवींद्र जडेजा जो है अभी फर्स्ट क्लास मैच में ट्रिपल सेंचुरी मार के आए हुए हैं, तो उनसे भी उम्मीद की जा सकती है। अश्विन जो है लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि अश्विन जो है इस वक्त जो है करीब वनडे में जो है वो 40 के एवरेज से वो खेल रहे हैं पर इनिंग, जो कि कोई भी बड़ा बल्लेबाज का ही एवरेज होता है। तो अश्विन आपके पास एक उपयोगी बल्लेबाज है, तो 8वें खिलाड़ी तक आपके पास जो है बैटिंग लाइन है। तो ये जो है भारत का जो है बैटिंग लाइन में कहूंगा कि काफी मजबूत है। लेकिन हाँ, वही है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो भी एक विश्व स्तरीय है, बहुत ही शानदार बॉलर्स उनके पास हैं। अब वो जो है ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है कि इसमें जो है किस तरह से जो है एक भारतीय जो बल्लेबाजी जो दुनिया की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और एक बेहतरीन गेंदबाजी को किस तरह से मुकाबला करती है, तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल, मुकाबला रोमांचक होगा, दिलचस्प होगा, और आखिरकार क्या होता है भारत का या पाकिस्तान का ये तभी पता चलेगा जब अब भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो धीरे धीरे दिखाएंगे कि वो आज फिसड्डी साबित होने वाले हैं पिच पर, या कुछ अपना दमखम दिखाएंगे, कुछ सुपर टैलेंट वो अपना यहाँ पर दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन धुलिया जी आपका इस बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नारी पर हो अब कोई घात नहीं करेंगे,
हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात।